Hello students. Today I am going to explain you about the chapter number 3 कंपनी फाइनल अकाउंट। कंपनी फाइनल अकाउंट में से एक सम आता है 11 मार्क्स का जो सेक्शन F के अंदर पूछा जाता है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। इसके अंदर से कोई दूसरा सम नहीं आता है, सिर्फ F सेक्शन के अंदर लास्ट सम जो होता है वो आपके पेपर का लास्ट सम जो है कंपनी फाइनल अकाउंट ये पूछा जाता है और दैट कंटेन्स 11 मार्क्स। तो बी केयरफुल अबाउट। यहाँ पर कंपनी फाइनल अकाउंट में हम देखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, कैसे फाइनल अकाउंट में बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस बनाया जाता है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होते हैं जो आगे भी हमने बनाए थे, जैसे कि बैलेंस शीट बनाते हैं वैसे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो कंपनी की सिचुएशंस बताते हैं। और कंपनी के अंदर बहुत सारे शेयर होल्डर होते हैं, डिबेंचर होल्डर होते हैं, तो ये सबको भी डिस्क्लोज़ करना रहता है। तो इसीलिए हम स्टेटमेंट्स बनाते हैं और उसको कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पर सेक्शन 129A(1) of the Companies Act 2013 lay down that the financial statement shall give a true and fair view of the statement of affairs of the company or companies. ओके, तो इस सेक्शन में बताया गया है कि कंपनी जो है वो अपना पूरा सही ओपिनियन बताती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो according to standard notified under the 133 and shall be in the form of as may be provided by the different classes of the company's schedule 3। ये प्रूव किया गया है कि दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाना ज़रूरी है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होना ज़रूरी है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट बनाना ज़रूरी है। इस चैप्टर के अंदर स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द कंपनीज एज पर कंपनीज एक्ट 2013 हमें डिस्कस करना है। ओके, तो 2 स्टेटमेंट्स बनाने हैं। यहाँ पर अकाउंट्स नहीं बनाने हैं, बी केयरफुल। अकाउंट्स हमें नहीं बनाने, हमें स्टेटमेंट्स बनाने। बैलेंस शीट दैट इज़ द स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, और दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ओके, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013। मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, financial statements are statement presenting accounting information in brief at the end of the accounting process for the accounting period। accounting period जो होता है उसके दौरान जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं वो सब का पूरा निचोड़ बताते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल रिजल्ट इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स के लिए। तो यहाँ पर सेक्शन 240 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज रिलेशन टू द कंपनी इंक्लूड्स। इस सेक्शन में बताया गया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या इंक्लूड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल द बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर है कैश फ्लो स्टेटमेंट जो हम आगे नेक्स्ट जो भी चैप्टर्स है उसमें पढ़ेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी इफ अप्लीकेबल एंड नोट्स रिलेटेड टू द अकाउंट्स। तो दैट ऑल आर इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नाउ ऊपर जो हेडिंग होता है, जनरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनेंशियल पोजीशन बताते हैं कंपनी की। टाइटल जो होता है वो बताता है कि बैलेंस शीट एज एट। हम पहले जो लिखते थे वो बैलेंस शीट एज ऑन लिखते थे, पर यहाँ पर
बी केयरफुल, यहाँ पर लिखना है बैलेंस शीट एज एट, क्योंकि ये कंपनीज फाइनल अकाउंट 2013 एक्ट के अकॉर्डिंग टू है। और प्रॉफिट एंड लॉस जो है उसका हेडिंग होगा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, और डेट होगी। सो हियर एग्जाम्पल इज गिवन, तो एग्जाम्पल से बेटर आइडिया आएगा आपको। कंपनी जो है स्टार्ट हुई थी इनकॉर्पोरेटेड इन 1 अक्टूबर 2016। तो फर्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड फॉर 6 मंथ, क्योंकि अक्टूबर से लेकर हमारा फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है 31 मार्च 2017, नेक्स्ट सब्सिक्वेंट ईयर। ओके, तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द पीरियड एंडेड 31 मार्च 2017। And profit and loss for 6 months ended 31st March 2017, ये भी अलाउड है। ओके, तो ये दो तरीके से हेडिंग लिख सकते हैं। अब फाइनेंशियल ईयर जो जनरली होता है 12 मंथ का होता है, और दैट हैव टू बी स्टार्ट्स फ्रॉम द 1 अप्रैल टू 31 मार्च। 1 अप्रैल जो होता है वो जो करंट ईयर होता है, और उसका नेक्स्ट सब्सिक्वेंट ईयर 31 मार्च का नेक्स्ट सब्सिक्वेंट ईयर होता है। तो दैट इज अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 241 कंपनीज एक्ट 2013, फाइनेंशियल ईयर इज रिलेशन टू एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट मीन्स द पीरियड एंडेड ऑन 31 मार्च ऑफ द एवरी ईयर। हर एक साल का 31 मार्च जो होता है वो ईयर एंडिंग है। एंड जनरली इट इज़ ऑफ 12 मंथ्स फाइनेंशियल ईयर। कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हिस्टोरिकल स्टेटमेंट भी कहा जाता है उसको, क्योंकि पास्ट के सारे ट्रांजैक्शंस बताए जाते हैं। फिगर्स इसके अंदर लिखे जाते हैं, तो वो फिगर्स जो होते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी ही होते हैं, जो हम डबल एंट्री सिस्टम के अंदर भी हम लिखते थे, वो भी फिगर्स मनीटरी फॉर्म में ही होते थे। देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर बेस्ड ऑन द record of facts and do not include the significant facts. ओके, मीन्स जो फेक चीज़ें हैं वो हम नहीं रिकॉर्ड करते, जो एक्चुअल फैक्ट्स है रियल, दैट ओनली वी हैव टू रिकॉर्ड। एग्जाम्पल दिया गया है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल ऑफ द कंपनी इज नॉट रिकॉर्डेड, पर कॉस्ट नो कॉस्ट इज इनकर्ड फॉर एक्विजिशन देयर ऑफ। तो खुद से अपनी गुडविल बनाई है वो नहीं चलती है, एक्चुअल में हमें मेज़र करनी पड़ती है गुडविल की। बिजनेस जब सोल्ड किया जाता है तो उसकी रेपुटेशन क्या है, प्रॉफिट से पता चलता है बिजनेस की गुडविल। तो इस तरीके से दैट इंक्लूड्स द फैक्ट्स नॉट अ सिग्निफिकेंट फैक्ट्स। प्रॉफिट एंड लॉस shows profit and loss for the given period। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस खबर पता चलता है कंपनी का कि कौन सा बिजनेस कंपेयर भी कर सकते हैं एक बिजनेस को दूसरे बिजनेस से। सो प्रॉफिट एंड लॉस शोज द लॉस और अ प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बैलेंस शीट शो द पोजीशन ऑफ द इक्विटी, लायबिलिटी एंड assets। Financial statements are prepared on the basis of generally accepted accounting principles। ओके, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़े थे वही हमें यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने हैं कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग टू। प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन्वॉल्व पर्सनल जजमेंट in respect of some items where options are available under law for different treatments। Examples दिए गए, person preparing accounting free to select any alternative out of the alternative available, जैसे कि valuation of the inventory,
जैसे कि लीफो मैथड था, फीफो मैथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट लीफो, और फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये वैल्यूएशन मैथड जो है वो कौन सी करनी है। और डेप्रिशिएशन मैथड, डेप्रिशिएशन मैथड में भी कौन सी मैथड इम्प्लीमेंट करनी है, दैट इज़ अ स्ट्रेट लाइन मैथड और अ रिटन डाउन वैल्यू मैथड। तो ये सब फ्री है, पर्सन इज फ्री टू विच मैथड कैन बी इम्प्लीमेंट। सो दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, क्या इंटेंशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का, कंपनी फाइनल अकाउंट बनाने का। टू नो द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, टू नो द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। यहाँ पर परफॉर्मेंस देखा जाता है, यहाँ पर पोजीशन ऑफ द कंपनी कैन बी सीन। टू कंप्लाई विथ लीगल रिक्वायरमेंट मीन्स कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग टू भी हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना कंपलसरी है। एंड टू कम्युनिकेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपनी टू वेरियस इंटरेस्ट पार्टीज़। तो हमारी कंपनी से अलग अलग पार्टीज़ भी जुड़ी हुई है, जैसे कि क्रेडिटर्स, डेटर्स, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स एट्सेट्रा। तो ये सब के इंटरेस्ट के लिए भी हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना पड़ता है। नेक्स्ट है फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट एंड जनरल इंस्ट्रक्शंस। पार्ट 1 शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 गिव फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट। तो इसके अकॉर्डिंग टू हमें बैलेंस शीट बताया गया है, तो उसी हिसाब से हमें बैलेंस शीट बनाना है। बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी मस्ट बी प्रिपेयर एज पर दिस फॉर्मेट ओनली। ओके, और वो फॉर्मेट है पार्ट 1 ऑफ द शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट 2013। शेड्यूल 3 गिव्स ओनली वर्टिकल फॉर्मेट, वर्टिकल फॉर्मेट ही दिया जाता है, पर फॉर्मेट ऑफ द बैलेंस शीट इज गिवन ऑन द पेज नंबर नेक्स्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बैलेंस शीट गिवन, बैलेंस शीट के ऊपर हेडिंग लिखा गया नेम ऑफ द कंपनी, बैलेंस शीट एज एट। ओके, तो एज एट बताया गया है और डेट लिखनी है यहाँ पर। देन आफ्टर हेडिंग देख लो, हेडिंग के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल पर्टिकुलर्स, इसको नंबर 1 दिया गया है। नोट नंबर 2, फिगर्स एट द एंड ऑफ अ करंट ईयर, it's number 3, and figures at the end of the particular year, previous year means before, that is the number 4. ओके, तो ये जो ईयर है वो 2 याद रखने हैं। करंट ईयर मीन्स जो चल रहा है वो ईयर के सारे डेटा होंगे, और ये जो है वो बीत गया है पास्ट, वो डेटा यहाँ पर लिखने हैं। देन इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, हेडिंग में फर्स्ट नंबर खास याद रखने हैं आपको यहाँ पर। तो ये जो फॉर्मेट है पूरा ऐसे का ऐसा ही फाइनल अकाउंट का बैलेंस शीट पूरा का पूरा सेम फॉर्मेट आपको फाइनल अकाउंट बोर्ड के अंदर लिखना है। तो उसमें फर्स्ट आएगा इक्विटी एंड लायबिलिटी, इसको भी नंबर 1 डालना है। उसमें शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल की अमाउंट आएगी, रिजर्व एंड सरप्लस की अमाउंट होगी, मीन्स प्रॉफिट हुआ है या नहीं वो, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, तो ये शेयर होल्डर्स फंड के अंदर आएगा। सेकेंड है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, तो इसके अमाउंट आएंगे। थर्ड इज नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज इंक्लूड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो ये हो गया नॉन करंट लायबिलिटीज। आपकी फाइनल अकाउंट पार्टनरशिप का जो था लायबिलिटी साइड,
तो लेफ्ट हैंड साइड पर ये सब आता था, तो दैट इज़ ओनली। देन करंट लाइबिलिटीज़, छोटे छोटे टाइम की जो लाइबिलिटीज़ है वो, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेएबल्स दैट इज बिल्स पेएबल, अदर करंट लाइबिलिटीज़ दैट इज बैंक ओवरड्राफ्ट एंड सो मैनी, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, अदर करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर क्रेडिटर्स भी आते हैं, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, छोटे टाइम के लिए प्रोविजंस रखे हैं वो। तो ये जो हो गया दैट सेक्शन इज फॉर द इक्विटी लाइबिलिटीज़। ओके, तो ये जो है वो हो गया इक्विटी लाइबिलिटीज़। तो ये सब जो है उनका टोटल किया जाता है, तो आपका एक सेक्शन ख़त्म हुआ, दैट इज़ नंबर 1 इज़ ओवर। अब नेक्स्ट हमारा है नंबर 2, दैट इज़ असेट। अब असेट के अंदर नॉन करंट असेट पहले आते हैं। नॉन करंट असेट्स, ये नंबरिंग खास याद रखना है आपको। फर्स्ट इज फिक्स्ड असेट्स। फिक्स्ड असेट्स के अंदर पहले टेंजिबल और उसके बाद इनटेंजिबल असेट्स आते हैं। देन कैपिटल वर्क इन प्रोसेस, इनटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट, तो ये सब यहाँ पर रिकॉर्ड होते हैं। देन नेक्स्ट इज नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मीन्स लंबे समय तक हमने कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया है, जैसे कि प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्टमेंट किया है, शेयर्स के अंदर कोई पर्टिकुलर कंपनी के डिबेंचर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है, तो ये कहलाता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। डिफर्ड टैक्स असेट्स मीन्स एडवांस में टैक्स पे कर दिया है तो वो। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, जो हमने दिया है किसी को वो। एंड अदर नॉन करंट असेट्स, जैसे कि बिल्स होते हैं, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, कैश बैलेंस, दैट ऑल। देन आफ्टर करंट असेट्स, छोटे छोटे जो आते हैं करंट असेट्स, दैट इंक्लूड्स करंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंटरीज मीन्स स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल्स, बिल्स रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, जो कैश के अंदर कन्वर्ट हो सके वो, जैसे कि बैंक कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करंट असेट्स, सो दैट ऑल आर इंक्लूडेड। तो ये सब का टोटल किया जाता है। एंड लास्ट में दोनों साइड का टोटल जो है दैट इज ऑफ द टोटल ऑफ लायबिलिटीज साइड और टोटल ऑफ द असेट साइड, ये दोनों सेम होने चाहिए, सेम होने चाहिए दोनों के टोटल। ओके, सो यहाँ पर ये सेशन कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम प्रॉफिट एंड लॉस लेकर आएंगे और इसका जो डिटेल है वो भी स्टडी करेंगे। टिल दैट, थैंक यू।